बाढ़ पीड़ितों की बढ़ी मुश्किलें। वैशाली के भगवानपुर में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाया नदी में आई बाढ़ के कारण प्रखंड के 5 पंचायतों में तबाही का आलम है। कई गांवों और खेतों में पानी भर गया है। घरों से निकलने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव वाले बताते हैं कि 1 महीने से अधिक समय से बाढ़ का पानी लगा है। गांव के ज्यादातर लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली हुई है, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए नाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में मदद के नाम पर एक कम्युनिटी किचन जरूर चल रहा है, लेकिन पानी जमा होने की वजह से पेयजल और शौचालय की समस्या बनी हुई है। टूट गया बाया नदी का तटबंध। तेज धार के साथ पानी के बहाव की तस्वीरें हैं वैशाली के महनार की। पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के पैतृक गांव जावज में बाया नदी का बांध टूट गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शनिवार सुबह नदी का पानी गांव की ओर फैल रहा था, जिससे लोगों में गांव डूबने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों की माने तो बांध में लीकेज की सूचना अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया और हालत ये है कि लोगों के सामने मुसीबत आन पड़ी है। एक बार फिर गांव वालों ने प्रशासन के आने से पहले ही बांध की मरम्मती की कोशिश खुद ही शुरू कर दी है। पटना में गंगा से खतरा बरकरार। बीते कई दिनों से पटना में गंगा उफान पर है। नदी खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रही है। जल स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि बीते 2 से 3 दिनों में जल स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन गांधी घाट पर अब भी पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से लोग स्नान करने उफनाई नदी में उतर रहे हैं। ये हाल तब है जब प्रशासन ने लोगों को गंगा में जाने से मना किया है, लेकिन बढ़ते जल स्तर के बाद भी लोग खतरा मोल ले रहे हैं। आनंद नगर में कब होगा आनंद? मुजफ्फरपुर में बारिश की रफ्तार एक पखवाड़े से थम गई है। कई इलाकों से पानी भी निकल गया है, लेकिन शहर से सटे एक बड़े इलाके के लोग अब भी जल कैदी का जीवन जी रहे हैं। पूरा मोहल्ला पानी से भरा हुआ है। कई दिनों से जल जमाव के कारण लोगों को बीमारी फैलने की आशंका सता रही है। लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जरूरी हो तभी लोग घरों से निकल रहे हैं। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो सरकार हमारा निदान निकालने के लिए सोचना चाहिए, मगर वो लोग कोई नहीं सोच रहे हैं। पानी में बदबू आ रहा है, जनता बीमार होने वाला है। कुछ ऐसा बीमारी होगा, जनता जो है से हंगामा करे। प्रतिबंध के बावजूद नाव का परिचालन। भागलपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन ने एहतियात प्राइवेट नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। नावों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। बड़े नाव गंगा की धार को चीरते हुए पार कर रहे हैं, तो छोटी छोटी नाव भी ओवरलोड होकर गंगा में चल रही है। अब सवाल है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? बाढ़ के पानी में बच्चों की मस्ती। खगड़िया में 1.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा नदी में उफान से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिले में बाढ़ से कई लोग डूब चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बाढ़ के पानी में बच्चों की अटखेलियां भी जारी है। इस दौरान हादसे की आशंका भी बनी रहती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, इस पर किनका जोर। हालांकि बड़ों की जिम्मेवारी है कि इस पर ध्यान दें ताकि कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके।
देखते देखते बह गई कार। चलती हुई कारें बहुत देखी होंगी आपने, जरा सड़क पर तैरती कार देखिए। सिर्फ कार ही नहीं, बाइक, रिक्शा और कुत्ता भी बहता दिखा। लेकिन बात इस तैरती हुई लाल रंग की कार की। ये मथुरा की एक दारोगा जी की कार है जो यहाँ नारी निकेतन में किसी को छोड़ने आए थे। आप खुद देख सकते हैं कि जोरों के बारिश के बीच पानी की धार कितनी तेज हो गई है। स्थानीय लोग दारोगा जी को कार से बाहर निकालने के लिए कहते रहे, लेकिन वो माने नहीं और कार के साथ बहने लगे, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जा सका। लेकिन कार ने देखते देखते यमुना में जल समाधि ले ली। गनीमत है कि दारोगा जी की जान बच गई। सैंड आर्ट से शिक्षकों को नमन। हर कोई 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर गुरुओं को याद करता है, तो फिर सैंड आर्टिस्ट अजय कहां पीछे रहने वाले थे। चंदन कियारी के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी घाट पर सैंड आर्ट बनाया, जिसमें महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कलाकृति बनाई। शिक्षक की जिद ने बदल दी जिंदगी। तस्वीरें बेगूसराय के बरौनी जंक्शन की हैं। प्लेटफॉर्म पर ककहरा पढ़ रहे ये बच्चे कल तक नशे की गिरफ्त में थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ये संभव हुआ है शिक्षक दंपति अजीत कुमार और उनकी पत्नी शबनम की वजह से। बरौनी जंक्शन पर रोज दर्जनों ट्रेनें गुजरती हैं और ये बच्चे उसी भीड़ में कभी पॉकेटमारी के आरोप में पीटे जाते थे तो कभी चोरी के आरोप में, लेकिन अब अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। A-B का हल क्यों चाहिए? ये हमारा फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है? जवान के जज्बे को सलाम। ये हैं सरहद पर देश की रक्षा करने वाले संतोष कुमार। छुट्टियों में घर लौटे एयरफोर्स के जवान संतोष अपने गांव के युवाओं को सुबह शाम न सिर्फ फिजिकली फिट रहने की ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बजाबते क्लास लगाकर पढ़ाते भी हैं। दिल्ली में एयरफोर्स में कार्यरत संतोष कुमार मानते हैं कि युवाओं को सही राह दिखाने और तराशने की जरूरत है, ताकि वो भी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। संतोष का कहना है कि हमारा समाज या गांव तभी आगे बढ़ेगा जब लोगों में कुछ कर दिखाने की ललक होगी, और यही वजह है कि जब भी वो अपने गांव लौटते हैं तो यहाँ के युवाओं को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी देते हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उसको फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और इधर इन लोगों के लिए रिटेन क्लास भी मैं चला रहा हूँ। सिपाही से लेकर शिक्षक की भूमिका। नीले गगन के तले, हरे पेड़ की शाखाओं के नीचे, ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को अक्षर ज्ञान। जी हाँ, यह है कटिहार के ललियाही निवासी श्याम पासवान। मुफलिसी में जीवन गुजारने वाले श्याम 2015 में पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन 2018 में एक घटना के बाद कई साथियों के साथ इन्हें सर्विस से हटा दिया गया। फिलहाल श्याम अपने घर पर ही हैं और हर दिन कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं। यही नहीं, लोगों के सहयोग से बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध कराते हैं। जाहिर है, जिन गरीब माता पिता के पास पैसे नहीं थे, उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है। ऐसे में लोग श्याम को खूब दुआएं दे रहे हैं। जी, मैं अगर फिर से वापस नौकरी में जाता हूं तो मैं दीर्घ संकल्पित हूं कि संस्था को मैं समाज की मदद से कभी रुकने नहीं देना चाहता हूं। इसके एवज में मुझे अपने वेतन से ही क्यों न व्यय करना पड़े। क्या लिखा है? राम।
और ये काम। जमाना कोई भी हो, गुरुओं का सम्मान होता आया है। पूर्णिया के भवानीपुर प्रखंड की सोनदीप गांव की महिला मिसेस ग्लोबल बिहार शिवानी सिंह भी ऐसी ही गुरु हैं। शिवानी सिंह सुदूर गांव में ही मध्य विद्यालय सोनदीप में प्रधानाध्यापिका हैं, लेकिन समय निकालकर गांव की निरक्षर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगा रही हैं। शिवानी सिंह ने माताओं की पाठशाला खोली है, जिसमें सुबह शाम महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साथ ही उन्हें अधिकारों और योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। उद्देश्य है कि महिलाएं कहीं ठगी ना जाएं। जो भी जितनी भी योजना चलाई जा रही है, तो उन सब चीज़ों के बारे में उनके क्या राइट्स हैं और वो उनको एजुकेशन लेने से उनको क्या लाभ होगा, बिना एजुकेशन लेने से उनको क्या हानि हो सकती है उनके लाइफ में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं उन्हें अवेयर करती हूँ। पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधी। मुजफ्फरपुर के बिंदेश्वरी कंपाउंड में उग्र भीड़ ने एक शातिर बाइक चोर की सरेआम धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये चोर बिंदेश्वरी कंपाउंड में खड़ी एक बाइक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। मुजफ्फरपुर पुलिस इस अपराधी के जरिए पूरे गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोबाइल लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया है। लोडेड हथियार के साथ 6 अपराधी पकड़े गए हैं। इसमें से मोतिहारी का कुख्यात अपराधी लादेन भी शामिल है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 25 मोबाइल और 34 सिम बरामद किए गए हैं। बैरिया बस स्टैंड के पास पुलिस की टीम ने इन अपराधियों को धर दबोचा। प्रतिबंध के बावजूद बालू का उठाव। ट्रैक्टर, ट्रक, पोकलेन, ये सारी गाड़ियां बालू के उठाव में लगी हैं। यह हाल तब है जबकि 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन और परिवहन पर रोक है, लेकिन छपरा में बालू माफिया प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। सोन नदी से नाव के जरिए बालू छपरा लाया जा रहा है, फिर ट्रकों के जरिए दूसरे जिलों और राज्यों में भेजा जा रहा है और ये सब हो रहा है दिन के उजाले में। जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन छोटी मोटी कार्रवाई से बालू तस्करों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जानकारी के बाद डीएम कड़ाई की बात जरूर कहते हैं। यहाँ अवैध बालू का डंप करना चाह रहा है या उसका परिवहन करना चाह रहा है, तो उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई कर सकें। ये हम लोग कल से ही इसमें प्लान बना करके अगले 10-15 दिनों तक लगातार इसमें हम लोग कार्रवाई बहुत तेजी से करें। ओवरलोडिंग से लाखों का नुकसान। साहिबगंज में स्टोन चिप्स लेकर हजारों गाड़ियां हर दिन गुजरती हैं। इसमें ज्यादातर गाड़ियां ओवरलोडेड होती हैं। जाहिर है इसके कारण जाम लगता है तो सड़कें भी जर्जर होती हैं। साथ ही सरकारों को लाखों रुपए राजस्व की हानि भी होती है, लेकिन पुलिस बल की कमी के कारण इनकी रोक टोक नहीं हो पा रही है। परिवहन विभाग संसाधन की कमी होने की बात कहकर हाथ खड़े कर चुका है। अब सवाल है कि इस पर रोक कौन लगाएगा। बता दें कि साहिबगंज में स्टोन चिप्स की मंडी है, जहां से स्टोन चिप्स बिहार और बंगाल जाते हैं। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव जारी है। कांदर बेड़ा में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। करीब 6 बीघा खेत में धान की फसल को हाथियों ने रौंदकर बर्बाद कर दिया है। करीब 20 की संख्या में हाथियों का झुंड गम्हरिया क्षेत्र की ओर से स्वर्ण रेखा नदी पार कर चांडिल पहुंचा है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। बीते कई दिन से सरायकेला और आसपास के क्षेत्रों में हाथियों का झुंड मौजूद है। खस्ता हाल है हजारीबाग का वृद्धाश्रम। इस ओल्ड एज होम में 22 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनकी देखरेख रेड क्रॉस सोसाइटी कर रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से सरकार से फंड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से भोजन और दूसरी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि शहर के लोग कुछ सामान दान में दे देते हैं, जिससे गुजारा हो रहा है।
संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमे की ओर से हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी के कमड़े पंचायत की है, जहां करीब 4 साल पहले स्वास्थ्य उप केंद्र का उद्घाटन हुआ, लेकिन अपनी शुरुआत के साथ ही ये केंद्र बंद है। ऐसे में कमड़े पंचायत में रहने वाली 50,000 से ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल है कि लाखों खर्च करने का फायदा क्या हुआ, और फिर कोरोना काल में अगर कोई बीमार हो जाए तो कहां जाएगा। ऐसे कैसे होगा संक्रमण से बचाव? कोविड-19 से बचाव हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस भी इसको लेकर सख्ती बरत रही है। बावजूद इसके ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक सरकार और ट्रैफिक पुलिस के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और क्षमता से ज्यादा सवारियों को बिठा रहे हैं। ऐसे में नियमों का पालन न कर ई रिक्शा चालक संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं और इस बेहद गंभीर मसले पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। लौटने लगे हैं मजबूर मजदूर। कोरोना काल में प्रवासियों को ट्रेन और हवाई जहाज से वापस लाया गया था। तब प्रवासियों को उनके गांव में काम देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 महीने बीत गए, काम नहीं मिला। ऐसे में मजदूर फिर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे हैं। फ्लाइट का टिकट देकर कंपनी उन्हें वापस बुला रही है। मजदूरों का कहना है कि करें तो क्या करें, घर में पैसे हैं नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी। ऐसे में कमाने के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। सदियों से लॉकडाउन का पालन करते हैं आदिवासी। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन सुनने को मिला, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम चंपारण। ये आदिवासी बहुल गांव है जहां थारू जनजाति रहती है। यहाँ के लोग सदियों से लॉकडाउन की परंपरा को निभा रहे हैं। हाँ, स्थानीय भाषा में उसे बरना कहा जाता है। दरअसल आदिवासियों के प्रकृति प्रेम का ये पर्व अनोखा है। पूजा की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके अनुसार थारू समुदाय के लोग 48 घंटे से लेकर 60 घंटे तक कोई काम नहीं करते, मतलब टोटल लॉकडाउन। इस दौरान पेड़ की पूजा की जाती है और किसी भी वृक्ष को छुआ नहीं जाता। गांव और घर में ही रहना होता है। पीएम मोदी ने मन की बात में इस जनजाति की चर्चा भी की थी। आपके घर तक पहुंचेगी कबाड़ी दुकान। यदि आपके घर में कबाड़ है और आप उसे बेचने के लिए परेशान हैं, तो अब चिंता नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से netkabadi.com एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपनी बुकिंग करा दें और फिर कबाड़ी वाला आपके घर पहुंच जाएगा। जी हाँ, औरंगाबाद के विराटपुर मोहल्ले के 24 वर्षीय युवक अंकेश ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है, जिसकी मदद से घर बैठे कोई भी अपने घर का कबाड़ बेच सकता है। अंकेश ने बताया कि इसमें 21 तरह के कबाड़ बेचने की सुविधा है और सबका रेट चार्ज भी ऐप में उपलब्ध है। जाहिर है इस सुविधा से शहर के लोग भी खुश हैं। तकनीक से बदल रही किसानों की किस्मत। तस्वीरें पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की हैं। खेत में फलते फूलते तरबूज, लौकी और खीरे की ये खेती देखिए। ये तस्वीरें मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मताई गांव की हैं, जो अगरतला से करीब 45 किलोमीटर दूर है। ये खेती इसलिए अहम है क्योंकि इस मौसम में तरबूज की खेती नहीं होती, लेकिन यहाँ न सिर्फ खेती हो रही है बल्कि फायदा भी पहुँचा रही है। ये सब हुआ है तकनीक से। मताई गांव के भावेंद्र देवनाथ ने ऑनलाइन फार्मिंग की ट्रेनिंग लेकर ये खेती शुरू की। ये फसल अब कई राज्यों तक पहुंच रही है, जिससे फायदा भी बढ़ रहा है। इसलिए अब इस पूरे इलाके में ऐसी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एलोवेरा साबित हो रहा फायदे का सौदा।
किसानों के फायदे की ऐसी खेती त्रिपुरा से ठीक पश्चिम और उत्तर कोने पर यानी उधमपुर में भी हो रही है। पहाड़ है, जंगल है और इन दोनों के बीच में है एलोवेरा यानी गिलोय की खेती, जिसकी अहमियत के कहने ही क्या। वायरल बुखार चाहे जिस भी वजह से हो, इलाज तो गिलोय ही कर रहा है और अभी तो पूरी दुनिया कोरोना का कहर झेल रही है। ऐसे में इस खेती का मतलब आप बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ इसकी खेती मजबूरी की वजह से शुरू हुई थी। मजबूरी थे ये बंदर। इन बंदरों की वजह से ही इस इलाके में खेती मुमकिन नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब एलोवेरा की खेती शुरू हुई है, जिससे लाभ की उम्मीद बढ़ गई है। किसान भुगत रहे खामियाजा। देवघर का त्रिकूट पहाड़ हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस इलाके में बीते 6 महीने से लोग नहीं आ रहे। पर्यटकों के सहारे यहाँ पर रहे बंदर अब गांव का रुख कर रहे हैं और फिर आसपास की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ भोजन नहीं मिलने से बंदर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ फसल का नुकसान होने से किसान। ऐसे में जरूरत है कि जब कोरोना बंदी है तो बंदरों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो गांव की ओर नहीं लौटे।